नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी आप लोगों की, लेकिन ये ध्यान रखें कि शनिवार और रविवार जो आप लोगों के लिए अपने क्लासेस ऑफ रहती है, उस दिन आपको रिवीजन करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है और आपको अदर सब्जेक्ट जो है उनको भी साथ साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो इन बातों का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे और उसके अनुरूप आगे चलेंगे। कुछ सूचना है आप लोगों के लिए। एक तो लैब असिस्टेंट के जो विद्यार्थी हैं, अब आप लोगों के जो साइंस की क्लासेस है ना, उनमें बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की फैकल्टीज भी आ चुकी है, तो वो भी आप लोगों के अब क्लासेस शुरू होगी। लैब असिस्टेंट की पूरी क्लासेस अपने दूसरे वाले चैनल ओपीडी पे चल रही है। पहले डेस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं अपन, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। दूसरी सूचना, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनका हिंदी का कोर्स अब कंप्लीट हो चुका है, ओपीडी पे ही वो भी करवाई है। और हिंदी अपने जीजीडी द्वारा जो है 3 से 4 बार संपूर्ण व्याकरण पढ़ाई गई है, बहुत अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। तो उन्हें पढ़े और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े। ठीक है। तीसरी सूचना है कि आप लोगों के लिए जो ये लक्ष्य विधि बैच की पीडीएफ है वो सारी ggdhub.com अपनी वेबसाइट पे दी जा रही है। तो अभी भी जो बच्चे ये कह रहे हो गुरुजी टेलीग्राम पे 2 क्लास के बाद में पीडीएफ नहीं आई, तो बेटा इसका मतलब आप कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि ये सूचना क्लास में कई बार दी गई है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। चौथी सूचना है कि आप लोगों के लिए जीजीडी ऐप का वेब वर्जन भी लॉन्च कर दिया है, यानी कि जब ggdhub.com पे जाएंगे आप, तो वहां पे आप लोगों को वेब वर्जन मिलेगा, यानी कि आप लैपटॉप, पीसी या आईफोन जिसमें भी टेस्ट सीरीज चलाना चाहते हो वो चला सकते हो। ठीक है, तो ये 3-4 सूचनाएं आप लोगों के लिए थी। वैसे तो इनके अलग वीडियो बना के भी आप लोगों को सूचना दी है, लेकिन इस क्लास के जरिए भी आपको सूचना मिल रही है। ठीक है, चलिए फटाफट से ये सूचनाएं हो गई। अब आज इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में अपन यूरोप महाद्वीप की जो कुछ विशेषताएं और बाकी थी वो पढ़ेंगे और उत्तरी अमेरिका साथ साथ शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर ये लिख दूं ना कि यूरोप महाद्वीप के साथ साथ में यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, आज क्या पढ़ेंगे? उत्तरी अमेरिका भी पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका का बेसिक पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, फिर जो प्रमुख पहाड़ियां, झीलें, नदियां वगैरह वो है वो अगली कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज अपन उत्तरी अमेरिका को शुरू करने वाले हैं। इस 10 क्लास के माध्यम से जो आप लोगों ने वर्ल्ड जीके पढ़ा है, मैं डेफिनेटली विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये यदि आपने 7 चीजें याद कर लिया ना, आप राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों से आगे अपने आप को पाओगे। बस साथ साथ चलना जरूरी है, नियमित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक चीज ही विद्यार्थियों से नहीं हो पाती है, बहुत कम विद्यार्थी कर पाते हैं, वो है नियमित रहना। चलो टाबरो शुरू करा के क्लास। ठीक है, आज की क्लास में ग्लोब रो भी यूज करा, बाद में उत्तरी अमेरिका आए जाने, क्योंकि बाबी चीज समझनी ग्लोब ज्यादा आसान हो जाया करे। तो लक्ष्य वेदी बैच की अपनी 10वीं क्लास है। ठीक है, चलो टाबरो देखो, अब यूरोप महाद्वीप में प्रमुख देश और उनकी विशेषताएं देखे ना, तो इसमें ध्यान रखना कि यूनाइटेड किंगडम, अब यदि मैं पूछूं कि यूनाइटेड किंगडम या यूके में क्या आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्यों यूरोप महाद्वीप की पहली ही क्लास इस पे आधारित थी कि ब्रिटिश द्वीप समूह में क्या आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम में क्या आ रहा है। तो ये सारी चीजें इसलिए पहले करवाई है आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सीधा पढ़ा सकता हूं कि यूनाइटेड किंगडम जो है यूरोप की मुख्य भूमि से इंग्लिश चैनल और डावर जल संधि से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश चैनल और डावर जल संधि से जुड़ा हुआ है। कैसे? इंग्लिश चैनल कहाँ है, ये देखो, इंग्लिश चैनल, और यहाँ इंग्लिश चैनल, ये पूरा तो इंग्लिश चैनल है, साथ में ये स्ट्रेट ऑफ डावर है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये आ गए इसके अंदर, यूके वाले क्षेत्र के अंदर, और ये जो है यूके जो है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम जो है बाकी यूरोप की मुख्य भूमि से किससे जुड़े हुए हैं, ये इनके बीच में क्या आता है, ये चीज पूछी जाती है अक्सर। तो ये आ गया इंग्लिश चैनल, और यहाँ पे देखो बेल्जियम और लंदन के बीच यहाँ पे जो है ये डावर जल संधि कहलाती है। ये क्या है? ये डावर जल संधि है, और ये है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल और डावर जल संधि पास पास ही है, और ये दोनों इनको जोड़ने का काम करती है। फ्रांस इस तरफ आ गया मुख्य यूरोप के अंदर, और यहाँ पे ये आ गया यूके, ये इंग्लैंड वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, वेल्स, आयरलैंड वगैरह ये। ठीक है, ब्रिटेन और आयरलैंड को जोड़ने का काम कौन करता है? तो ब्रिटेन और आयरलैंड को जोड़ने का काम करता है जॉर्ज चैनल करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैप पर साथ साथ ध्यान दो। देखो सेंट जॉर्ज चैनल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपके क्या क्या पूछ लिया? ब्रिटेन और आयरलैंड, आयरलैंड यहाँ पे है, और ये रहा आप लोगों का ब्रिस्टोल चैनल। ठीक है, ये ब्रिटेन है यहाँ पे, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है? आयरिश सी के अंदर है सेंट जॉर्ज चैनल। तो पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं, इसलिए साथ साथ में मैप शामिल किया। क्यों डायरेक्ट रट्टा मारोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा जितना साथ साथ में मैप है। यही क्लासेस का फायदा है कि क्लास से क्या है, साथ साथ चीजें कवर हो जाती है। ठीक है,
अब देखो यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च शिखर कौन सा है पूछ ले तो बेन नेविस है। कौन सा है? बेन नेविस। और ये कहां है? ये स्कॉटलैंड के अंदर पड़ता है। ये स्कॉटलैंड के अंदर पड़ता है बेन नेविस। इतनी डिटेल में जाकर मुश्किल ही है पूछा जाए, लेकिन अपन यूं व्यवस्था कर रहे हैं कि लारे की भी नहीं रहे कि स्टूडेंट बड़े सारी ही चीज पहुंच जाए। यूके की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? टेम्स। और इसी के किनारे लंदन बसा हुआ है। इसी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? लंदन शहर जो है ना वो इसी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे। और सबसे लंबी जो नदी है वो है सेवन नदी। सबसे लंबी कौन सी है? महत्वपूर्ण तो है टेम्स क्योंकि इसके किनारे लंदन है, और सबसे लंबी है यूके की सेवन नदी। कौन सी है? सेवन। फिर देखो फिर देखो यहां ध्यान रखेंगे, फ्रांस जो है वो यूरोप का षटभुजाकार देश है। फ्रांस कैसा है? षटभुजाकार देश है जो तीन और सागर से घिरा हुआ है। तीन और सागर से, इस तरीके से यहां से यदि देखोगे ना आप तो तीन और सागर से घिरा हुआ है, प्रायद्वीपीय है ये देश, और इसे समुद्रों की रानी कहा जाता है। फ्रांस को क्या कहते हैं? समुद्रों की रानी कहते हैं। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस से बहुत सारे सवाल बनते हैं आप लोगों के। एक बार इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहे तो पीडीएफ आप लोगों को समय समय पे दी जा रही है, ठीक है। चलो टाबरो आगे बेटा। देखो फ्रांस को क्या कहते हैं? सूरा और सुंदरियों का देश। सूरा मतलब क्या होता है? वो कॉमेडियन सूरो वो नहीं है, ठीक है। सूरा यानी कि शराब। क्या होता है? शराब। शराब और सुंदरियों का देश, इसका मतलब होता है शराब और सुंदरियों के देश के नाम से भी जानते हैं। नेपोलियन की जो जन्मभूमि है, विश्व इतिहास के अंदर नेपोलियन एक बहुत शक्तिशाली किरदार है। नेपोलियन की जन्मभूमि, नेपोलियन का जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पे। तो नेपोलियन की जन्मभूमि जो कोर्सिका द्वीप है वो भी फ्रांस के अधीन ही है। उस पे भी किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। और स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत श्रेणी विस्तृत है। अब देखो यहां पे देखोगे ना तो ये है स्पेन, जो ग्रे ग्रे कलर का यहां दिख रहा है ये स्पेन है, और ये पूरा का पूरा नक्शा फ्रांस का है। यहां पे ये आप लोगों के पर्वत श्रेणी आती है जो पिरेनीज पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। और मुझे पक्का पता है कि ये इसी तरीके से सवाल आप लोगों को पूछने वाले हैं, चाहे मिलान करके दो चाहे कैसे भी सवाल दो। वर्ल्ड आपके ज्योग्राफी से जो सवाल पूछेंगे वो सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट के अंदर इसी तरीके से पूछे जाने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है पिरेनीज का वो है पिको डी अनेटो। पिरेनीज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पिको डी अनेटो इसका सर्वोच्च शिखर है। फ्रांस का सर्वोच्च शिखर पूछेंगे तो माउंट ब्लैक या माउंट ब्लांक कहते हैं इसको, ठीक है। वो क्या है? माउंट ब्लैक या माउंट ब्लांक के नाम से जाना जाता है, जो फ्रांस का सर्वोच्च शिखर है। फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक के नाम से जानी जाती है। और लॉयर नदी जो है वो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लॉयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फ्रांस की जलवायु के आधार पर यदि इसकी जलवायु देखी जाए तो जो यूरोप की पूरी जलवायु है वैसी की वैसी जलवायु एक देश में यदि पूछे तो वो फ्रांस में, इसलिए इसे लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को क्या कहा जाता है? मिनी यूरोप या लघु यूरोप के नाम से जानते हैं फ्रांस को। किस आधार पे? इसकी यहाँ की जलवायु के आधार पे, ठीक है। फ्रांस जो है साथियों वो यूरोप का एकमात्र खाद्यान्न आत्मनिर्भर देश है। यूरोप में जितने भी देश हैं उनमें से, अब जैसे तो आप तो कहते हो कि गेहूं जो है यूक्रेन में ज्यादा होते हैं, रोटी की दलिया कहा जाता है, लेकिन पूरे खाद्यान्न की बात करें तो फ्रांस इसमें आत्मनिर्भर है पूरी तरीके से। इसलिए इस फ्रांस को जो है किसानों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को। फ्रांस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो ये माउंट ब्लैंक या माउंट ब्लांक या माउंट ब्लैंक कहते हैं ना, वो यहाँ पे आपके सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। आगे बढ़ा टाबरो, ठीक है। देखो विश्व में मैदानों का यदि सर्वाधिक विस्तार देखोगे कि सबसे ज्यादा मैदान कहां देखने को मिलते हैं तो वो यूरोप में देखने को मिलते हैं। और सबसे कम मरुस्थल, मरुस्थल नाम मात्र ही नहीं है यहाँ, ये मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। ये देखोगे ना आप यूरोप, तो यूरोप की ये विशेषता है कि ये मरुस्थल विहीन है। ये क्या है? ये मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, ठीक है, मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। लेकिन मैदान सबसे ज्यादा है यहाँ, क्योंकि यहाँ नदियां बहुत ज्यादा है। नदियां ज्यादा होने से मैदान ज्यादा, और मैदान ज्यादा होने से संपन्नता ज्यादा है। इसलिए यहाँ के अधिकांश देश कैसे हैं? विकसित है। विकासशील कम और विकसित ज्यादा है, ठीक है। यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का भी सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है।
साथ ही साथ यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है वो राइन नदी है। सबसे व्यस्त नदी है ना, यूरोप का अंतःस्थलीय जलमार्ग जो सबसे व्यस्ततम है वो राइन नदी वाला है, ये ध्यान रखेंगे। और यूरोप कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। यदि पूरा ही ब्रह्मांड देखते, पूरी पृथ्वी अपन देखते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड क्या पूरी पृथ्वी अगर अपन देखें तो दक्षिणी गोलार्ध भी आ जाता है, तब तो ऑस्ट्रेलिया फिर छोटा होता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो फिर यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप है उत्तरी गोलार्ध में। यूरोप में जर्मनी का जो रूर बेसिन है, ठीक है, इसको रूर भी बोलते थे, इसको रूर बोला जाता है, हिंदी में रूर बोलते हैं और ऐसे एच लगता है बीच में। तो रूर बेसिन जो है वो यूरोप का औद्योगिक हृदय कहलाता है, औद्योगिक हृदय कहलाता है। यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है, यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा निकलता है और उद्योगों की निर्भरता यहाँ बहुत ज्यादा है। इसे यहाँ के औद्योगिक हृदय के नाम से जाना जाता है, रूर बेसिन को, ठीक है। यूरोप का जो है गर्म कंबल वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहलाती है, क्योंकि यूरोप की अधिकांश जो जलवायु है वो शीत प्रकार की है, लेकिन जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो ये गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है वो यहाँ की बर्फ को पिघला देती है और काफी राहत यहाँ के लोग महसूस करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ये वैसे अपन जो है महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से धाराएं क्लियर करवाने वाला हूं, महासागरीय जल धाराएं, चिंता मत करो, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी उससे भी लेवल बढ़ा के अभी अपन चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको याद करना बहुत जरूरी है और अपनी दिनचर्या के अंदर, अपनी रणनीति के अंदर नियमितता जरूर लेकर आए, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी चीजें। चलो टाप स्क्रीनशॉट ले देखें। देखो अन्य विशेषताएं देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादक देश है इटली। कौन सा है? इटली है। और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, बताओ क्यों? क्योंकि इसकी यदि भौगोलिक विशेषताएं देखें, इसकी संपन्नता, इसकी मतलब तुलना देखी जाए, अर्थव्यवस्था जिस पर आधारित है वो सारी चीजें देखें तो वो जो है भारत से मिलान खाती है, इसलिए इसको यूरोप को क्या कहा जाता है, इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है। क्या कहता है? यूरोप का भारत कहा जाता है। लंदन यूरोप का सबसे बड़ा नगर है जिसे फैशन नगर के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखो यूक्रेन, यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गेहूं उत्पादन यहां ज्यादा होता है। क्या? गेहूं उत्पादन ज्यादा होता है यूक्रेन के अंदर, इसलिए इसे रोटी की डलिया कहा जाता है, ठीक है। यूरोप का जो फिनलैंड है वो 1000 झीलों का देश या 10,000 झीलों की भूमि, यदि भूमि आता है तो 10,000 देखने को मिलेगा, और झीलों का देश पूछे तो 1000 झीलों का देश कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को कहा जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को सीधी याद करनी है, और इतनी याद हो गई ना तो आप लोग बाकियों से बहुत आगे रहेंगे। अब देखो यूरोप के नॉर्वे को फ्रियोर्ड तटों का देश या मध्य यात्री के सूर्योदय का देश कहा जाता है। अब मैं यहां से एक बार आप लोगों को सीधा दूसरी स्लाइड पे लेके जाता हूं, क्योंकि एक तो आप लोगों को पोल्डर भूमि और एक फ्रियोर्ड तट, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो देखो फ्रियोर्ड तट क्या है? ये एक लंबा गहरा संकरा समुद्री तट होता है जिसके किनारे खड़ी ढलान वाली ऊंची चट्टानें होती है, और इनका निर्माण जो है वो हिमनदों से यानी ग्लेशियर से या हिमानी से कह सकते हो, ठीक है। और उल्टे और यू आकार की घाटियों में समुद्र का पानी भर जाने से होता है, जो मुख्य रूप से नॉर्वे, चिली, अलास्का और न्यूजीलैंड जैसे ठंडे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप जो देखेंगे ये वही क्षेत्र है कि इसको कहा जाता है फ्योर्ड तट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? फ्योर्ड तट। अब देखो यहां पे आओ वापस, तो यूरोप का जो नॉर्वे है वो क्या कहलाता है? फ्योर्ड तटों का देश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्योर्ड तट ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब मैं एक तो सीधा बता देता, एक आप लोगों के लिए ये चीजें क्लियर हो गई कि फ्योर्ड तट है क्या। प्रश्न तो आप लोगों को यही पूछा जाएगा कि फ्योर्ड तटों का देश नॉर्वे को कहा जाता है या नहीं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखो पोल्डर, पोल्डर को पहले समझो। नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे तटीय क्षेत्रों में समुद्र, झील या नदियों से तटबंधों के माध्यम से पुनः प्राप्त की गई उपजाऊ नीची भूमि है। यह कृत्रिम रूप से जल निकासी प्रणाली द्वारा सूखी रखी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और रहने के लिए भूमि हासिल करना है, जो अक्सर समुद्र तल से भी नीचे हो जाती है। ये देखोगे ना आप, तो ये देखो ये है पोल्डर भूमि है, ये पूरी की पूरी ये कैसी है? पोल्डर भूमि है। तो यहाँ पे आप लोगों के प्रश्न फिर आता है कि पोल्डर भूमियों का देश किसे कहा जाता है? तो नीदरलैंड को कहा जाता है, ठीक है। और फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को।
इसके अलावा ध्यान रखेंगे यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के नाम से जानते हैं। और ग्रीनलैंड जो वैसे आता तो कहां है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, लेकिन ग्रीनलैंड पे जो अधिकार है वो डेनमार्क का है, ये ध्यान रखेंगे आप। और डेनमार्क विश्व के अंदर सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक देश है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क के अधीन आता है, और डेनमार्क यूरोप में आ गया। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोगों को पता नहीं होता। विश्व का 60% चुकंदर यूरोप में उत्पादित होता है और 40% कच्चा लोहा भी यूरोप से निकाला जाता है, ठीक है। और रूर बेसिन जो है वो औद्योगिक हृदय है यूरोप का, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। और रूर बेसिन है कहां, वैसे जर्मनी के अंदर, ठीक है। चलो टाब्रो ले स्क्रीनशॉट। ये तो देख लिया अपन ने। देखो इंग्लैंड का जो बर्मिंघम है इसको इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, इस्पात ज्यादा उत्पादन होता है। और विश्व इतिहास के कई प्रसिद्ध चित्रकार जैसे कि पिकासो हो गया, कौन, पिकासो, विसेंट वी वॉन गो, सीजाने, मोंटे, इन सभी का जो है जन्म कहां हुआ है, फ्रांस के अंदर हुआ है। फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड यूरोप का सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला देश है। सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला देश कौन सा है यूरोप का, वो है स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पे आता है स्पेन। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, इसके बाद में स्पेन आता है। और यूनानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि देखें तो सुनहरे ऊन का देश कहा जाता है किसको, जॉर्जिया को कहा जाता है। सुनहरे ऊन का देश कौन सा कहलाता है, जॉर्जिया। ये जो लोकेशन यहाँ पे बताई है मैंने आप लोगों को, ये स्विट्जरलैंड की है, ये भी स्विट्जरलैंड ही है, ठीक है। तो ये स्विट्जरलैंड की लोकेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो चलो टाब्रो स्क्रीनशॉट लो एक बार, मुझे आगे बढ़ा। बढ़े आगे, चलिए अब चलते हैं अपन उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में वहां पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को लोकेशन समझाता हूं कि उत्तरी अमेरिका का कैसे विस्तार है, ठीक है। यहां ले लिया अपन ने उत्तरी अमेरिका, ठीक। अब यदि अपन मतलब मैप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो यहाँ पे अपन ने उत्तरी अमेरिका देखा, फिर अपन यहाँ देखेंगे अटलांटिक महासागर है, फिर इसके यहाँ पे यूरोप, एशिया, नीचे अफ्रीका, इस तरीके से पड़ता है, ठीक है। और यदि ऐसे देखें तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट इस तरफ बेरिंग जल संधि है। क्या है, बेरिंग जल संधि। ऐसे नहीं समझ में आता है इसमें, इसलिए इसके लिए चाहिए फिर अपने को ग्लोब चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो है आप लोगों के, अब चलो वो बड़ा है तो लाइट रो। देखो यहाँ पे ये है आप लोगों का एशिया, ठीक है। एशिया के जस्ट यहाँ पे एशिया, और ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा यूरोप है यहाँ, और यहाँ पे अफ्रीका है। यदि इसको इधर करते हैं अपन, फिर यहाँ आ जाता है अटलांटिक महासागर। ये जो एस आकार में दे रखा है, ये एस आकार में आता है आप लोगों के अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इसके जस्ट अटलांटिक महासागर के जस्ट पश्चिम में ये है पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका, और इसके यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे आते हैं, इसके बीच में छोटे छोटे द्वीप समूह है जो कैरिबियाई देश कहलाते हैं, ठीक है। कैरिबियाई देश है। और फिर इसके इस तरफ अपन आते हैं, यानी कि यहाँ पे एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है पूछा जाए, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से दक्षिणी अमेरिका, इसके बीच में विश्व का सबसे बड़ा महासागर विस्तृत है जो है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है, पैसिफिक महासागर है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर इनके बीच में है। और एशिया और यहाँ पे एशिया और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, इनके बीच से निकलती है बेरिंग जल संधि, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहीं से निकलती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसके यहीं से निकलती है। बहुत अच्छी चीज है, यदि आप ग्लोब का अध्ययन करना सीख जाओ, यदि आप ग्लोब पे जो है चीजें सीख जाओ, तो आप लोगों के चीजें बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इससे एग्जैक्ट पता चलता है। नक्शे में क्या है कि हम नक्शे में तो आपको उत्तरी अमेरिका इस तरफ बताते हैं, एशिया इस तरफ बताते हैं, ऐसा लगता है बहुत दूर है, लेकिन वो पृथ्वी कैसी है, गोल है। और इसको वापस शामिल करने पे ही चीजें जो है समझ में आती है। अब यहाँ देखोगे ना तो ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये है अलास्का, और यहाँ पे ये जो है अपने यूरेशिया वाला क्षेत्र है, इन दोनों के बीच से निकलती है बेरिंग जल संधि। इन दोनों के बीच से बेरिंग जल संधि, साथ ही साथ क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, वो भी यहीं से निकाली गई है। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 बार मोड़ा गया है, ताकि वो पानी से पानी में ही चले और किसी भी एक देश की तिथि में परिवर्तन नहीं आए।
बहुत सारी चीजें हैं भूगोल के अंदर जो आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। तो इसीलिए ये मैप मैंने शामिल किया है ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब उत्तरी अमेरिका, अब यदि मैं इसके इस तरफ लूं तो यहां पे जो है उत्तरी अमेरिका के इस तरफ अपन ले लेते हैं प्रशांत महासागर। क्या ले लेते हैं? प्रशांत महासागर, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका के इस तरफ यहां देखेंगे अपन तो अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर पड़ता है, अटलांटिक महासागर यहां पे पड़ता है, ठीक है। ये क्या है? ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अटलांटिक महासागर है। अब यहां पे इसके इस दिशा में है ग्रीनलैंड, इस दिशा में है ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के यहां पे अपन देखेंगे तो प्रशांत महासागर पश्चिम में, उधर देखोगे तो आप लोगों के अटलांटिक महासागर, और उधर आ गया आप लोगों के ग्रीनलैंड आ गया, ठीक है। यहां पे अपन देखेंगे इस तरफ तो यहां पे पड़ता है अलास्का। अभी मैंने आप लोगों को ग्लोब पे भी बताया अलास्का क्षेत्र है। यहाँ पे इसके दिशाएं देखो, आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सी किस तरफ पड़ रहा है, ठीक है। और इस दिशा में देखोगे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कौन सी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ठीक है ब्रो। इन तरीकों मतलब थोड़ी आप लोगों ने ये चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि ये पता चल जाए। अब यहाँ पे इस दिशा में, कि गुरु जी इस दिशा में, तो यहाँ बीच में तो आ जाते हैं आप लोगों के कैरिबियाई देश, और फिर आ जाता है यहाँ दक्षिणी अमेरिका। यहाँ आ जाता है आप लोगों के दक्षिणी अमेरिका आ जाता है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका आ जाता है यहाँ। और यहाँ पे इस तरफ देखोगे तो फिर ये जो है यहाँ एशिया है ना, एशिया और इसके मध्य क्या है? बेरिंग जल संधि है। कौन सी? बेरिंग जल संधि है, बेरिंग सागर है, वहीं से बेरिंग जल संधि है। तो थोड़ी सी चीजें जो है आप लोगों को बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसका तो स्क्रीनशॉट वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप ले सकते हो, ठीक ठाक। अब देखो उत्तरी अमेरिका को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका को राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तीनों भाग में आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से बता देता हूं, ध्यान देना। देखो राजनीतिक दृष्टि से नंबर 1 आ जाता है इसमें आंग्ल अमेरिका, ठीक है। इसमें क्या था? यूएसए तथा कनाडा का सम्मिलित रूप आता है। अब यहाँ पे देखो यूएसए और कनाडा का सम्मिलित रूप कह रहे हैं ना, तो यानी कि ये देखो ये तो पूरा है कैनेडियन, ये कनाडा पूरा, ठीक है। और ये आ गया आप लोगों के यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए। ये जो आ जाता है ये आप लोगों के नंबर 1 वाले के अंदर आ गया, ठीक है। फिर आता है आप लोगों के मध्य अमेरिका, जिसमें आता है मैक्सिको तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य स्थित देश, ठीक है। मैक्सिको, एक तो मैक्सिको वाला क्षेत्र आ गया इसमें, और मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित देश यानी कि ये वाले पूरे के पूरे इसके अंदर आ जाते हैं। ये आ जाते हैं आप लोगों के नंबर 2 पे, ठीक है। अब आते हैं अपन बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में क्या है? कैरिबियन द्वीप समूह है, यानी कैरिबियन सागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह वाले देश। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये छोटे छोटे आप लोगों को द्वीप समूह दिखते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह, वो सारे के सारे ये कैरिबियन द्वीप समूह है, ठीक है। ये आता है नंबर 3 पे। तो ये उत्तरी अमेरिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये चीज समझनी सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में 1 नंबर पे कनाडा और यूएसए का संयुक्त रूप आ गया, दूसरे नंबर पे आप लोगों के आ गया मैक्सिको और इसके दक्षिण अमेरिका के बीच वाले सारे देश आ गए, और तीसरे नंबर पे कैरिबियन सागर के अंदर स्थित जो देश है वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये रहा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है, और इसी नक्शे में यहाँ पे लिखा हुआ है डेनमार्क, नीचे लिखा है कि इस पे अधिकार किसका है? इस पे अधिकार है डेनमार्क का अधिकार है। यहाँ पे ये अलास्का पड़ता है और ये अलास्का की खाड़ी है, गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पे दे रखा है आप लोगों के। और ये रहा आप लोगों के प्रशांत महासागर, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, और इस तरफ है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर है। बहुत अच्छी तरीके से देखना होता है मैप, ताकि हर चीज दिमाग में बैठ जाए, हर चीज दिमाग में बैठे। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, आज अभी पहले आप स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलें आगे बढ़े। ओके, अब देखो यहां पे आप देखोगे तो ये बेरिंग जल संधि बताने के लिए आप लोगों को ये चीज मैंने शामिल की है कि यहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बेरिंग जल संधि कहां है, ठीक है।
बेरिंग जल संधि कहां से निकलती है, ये चीज ध्यान में रखने के लिए। तो बेरिंग जल संधि और यहाँ पे बेरिंग सी भी पड़ता है। अब ये आप देखोगे ना, तो ये आप लोगों की यूरेशिया वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है, यूरेशिया वाला क्षेत्र है, यूरेशिया। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के ले लिया उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। तो इनके मध्य से जो निकलती है, ये देखो बेरिंग जल संधि यहां से इस तरीके से निकल रही है, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए ये तो मैप बताने के लिए आप लोगों को लिया है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आप लोगों को बताते हैं। कुछ जानकारियां और आप लोग ध्यान में रखें उत्तरी अमेरिका के बारे में। ठीक है, कुछ जानकारियां और ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज कि इसकी खोज कब की गई, उत्तरी अमेरिका की। इसे नया महाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे नए महाद्वीप इसे कहा जाता है। इसकी खोज जो है वो 1492 के अंदर की थी। कब की गई इसकी खोज, 1492 के अंदर इसकी खोज की गई है। और इसकी खोज जो की है वो जेनेवा के नाविक ने की है। क्या नाम था उसका, क्या नाम था, जेनेवा इटली के अंदर पड़ता है। ठीक है, जेनेवा के नाविक कोलंबस ने की है। किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी खोज की है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और लेकिन इसके नामकरण की बात करें कि इसका नामकरण जो है वो अमेरिका किसके नाम पे किया गया, इसका नामकरण जो किया गया है वो अमेरिको वेस्पुची के नाम पे किया गया है। किसके नाम पे, वेस्पुची के नाम पर इसका नामकरण किया गया। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। नहीं कोई बच्चा बीच में ज्वाइन करेगा तो कहेगा सर ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यदि अपन बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या है, इसके उपनाम क्या क्या है, तो इसे जो है साथियों नई दुनिया का देश कहा जाता है। और ये जो है त्रिभुजाकार महाद्वीप है। कैसा है, त्रिभुजाकार महाद्वीप। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जानकारियां सारी की सारी आप लोगों को ध्यान रखनी है उत्तरी अमेरिका से संबंधित। सबसे पहली चीज बेस क्लियर होना चाहिए कि राजनीतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। फिर अपन आगे जैसे पढ़ेंगे तो अब इनकी जो है मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, यहाँ पे 5 तरह की झीलें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रेट 5 लेक्स के लिए के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके सुपीरियर, ओंटारियो, एरी, मिशिगन वगैरह ये सारी जिले आएगी। फिर इसकी मुख्य मुख्य नदियां पढ़ेंगे, जैसे मिसिसिपी, मिसौरी वगैरह इसके अंदर नदियां हैं। फिर इनकी पर्वत श्रेणियां पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ के जो है मरुस्थल और यहाँ के मरुस्थल और मैदान वगैरह ये सारी विशेषताएं। तो इसके बाद में 1-2 क्लास उत्तरी अमेरिका की ओर आएगी, फिर 1 क्लास दक्षिणी अमेरिका की आएगी, फिर ऑस्ट्रेलिया की आएगी, फिर आपके अंटार्कटिका की आएगी। तो अभी जो है कम से कम 5-7 क्लासें महाद्वीप की ओर आएगी। और महाद्वीप में पूरी तरीके से करवा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। इसमें कई सारे महासागरीय पार्ट भी आप लोगों के कवर हो रहे हैं, छोटे छोटे ओशियन कवर हो रहे हैं, छोटे छोटे आप लोगों के जो है गल्फ कवर हो रही है, छोटे छोटे जो है आप लोगों के जल संधियां कवर हो रही है। तो इसलिए महाद्वीप बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। ये क्लास भी आप लोग जो है जैसे आती है डेली की डेली आधे पौने घंटे की मैं क्लास देता हूं, उस क्लास को मतलब आधे पौने घंटे की देने के पीछे कारण यह है कि टुकड़ों में बांटकर सीखी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है। और उन्हें क्या है आप लोग इकट्ठी नहीं करें ज्यादा कि हम बाद में याद करेंगे। जिस दिन क्लास आई उसी दिन क्लास देखनी और उसी दिन याद करनी है। ये चीजें आप मेंटेन करके चलोगे, ज्ञान की अति से बचना है। अभी सबसे मुख्य बात यह है कि मार्गदर्शन और सलाह और ज्ञान की अति से जो बच जाएंगे विद्यार्थी वो सिलेक्शन पा लेंगे। बाकी ज्यादातर अभी जो है ज्ञान की अति के कारण मैं समझ रहा हूं कि अपने मार्ग से भटके हुए बहुत ज्यादा है। आज से 1.5 साल 2 साल पहले इतना भटकाव नहीं था जितना विद्यार्थियों के अंदर अभी भटकाव हो गया है।
अभी विद्यार्थियों को पता है क्या करना है, फिर भी ये जानते हुए भी वो पता नहीं चल पा रहा है उन्हें कि करना क्या है। ये किस कारण हुआ है? बहुत ज्यादा मार्गदर्शन, बहुत ज्यादा जो है लोगों को देखने के कारण, बहुत ज्यादा कोई ये कह रहा है, कोई वे कह रहा है, तो मतलब क्या है, अपनी खुद की सोच के अनुसार हम निर्णय नहीं ले पा रहे। और ये बहुत ज्यादा जो है अति हो रही है। इससे इस समय जो बच जाएगा, इससे बच जाना। एक दो टीचर को सिलेक्ट कर दो कि हाँ यहाँ से ये है, अपने यहाँ से ये पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, बस दैट्स ऑल। ज्यादा उलझोगे तो उलझ के रह जाओगे। इसलिए मैटर भी अति नहीं चाहिए, ज्ञान की भी अति नहीं चाहिए, मार्गदर्शन की भी अति नहीं चाहिए। लिमिटेड चीज, बार बार दोहरान, बार बार अभ्यास, ये चीजें आप अपनी दिनचर्या में, अपनी रणनीति में शामिल करें और आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।